Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता and अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने यहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर जो कि 12 जुलाई 2022 को हुआ था। ठीक है, तो ये जुलाई का पेपर है जो कि कई बार आप लोगों ने कहा इसे सॉल्व करवाने के लिए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं इसे बहुत लेट में सॉल्व करवा रही हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन, होम साइंस का क्वेश्चन जो कि 51 से स्टार्ट है। तो यहां पर है, इन द सीरीज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज द मोस्ट रिसेंट 2019 से 20 इज, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों की श्रृंखला में सबसे हाल ही का है कौन सा है, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो रिसेंट का कौन सा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th। ठीक है, अब यहाँ पर 2019-20 लिखा हुआ है, 2020 और 21 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये 5 है। जो 4 हुआ था वो 2015-16 में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है ये 3 चीजों पर इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक तो पहला ये है, ये पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उस पर सूचना प्रदान करता है। दूसरा हेल्थ से रिलेटेड सर्वे ये करता है, और तीसरा है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से रिलेटेड ये सर्वे करता है। तो 3 टॉपिक पर ये जो है केंद्रित होता है, पॉपुलेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन। ओके, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर वैसे तो ये बहुत सारा डेटा है, काफी लंबा डेटा है, क्योंकि हर एक फील्ड, इन तीनों फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब पर ही सर्वे करता है। तो यहाँ पर लेकिन हम बस केवल एक चीज डिस्कस करेंगे, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो ये बता दें कि जो हमारे इंडिया का सेक्स रेशियो, ठीक है, और यूपी का, वैसे ये सारे स्टेट का, जितने भी हमारे स्टेट है सबका ये सर्वे करता है। ठीक है, तो इंडिया में जो सेक्स रेशियो है, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से जो रिसेंट है इसके हिसाब से है 1020। अब आपको बता दें जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है वो 1000 मेल पर फीमेल की संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है 1020 जो है फीमेल की संख्या है, यानी कि अधिक है। लेकिन यही जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था, ठीक है, उस टाइम पर यानी कि 2015 और 16 में ये था 991। इट मींस ये इंक्रीज हुआ है, 2020 से 21 में ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और जो यूपी में अगर हम बता दें तो यूपी में है प्रेजेंट टाइम पर 1017 है, और जो कि पहले 15-16 में था कितना, ये था 995। ठीक है, यानी कि यूपी में भी इंक्रीज हुआ है और इंडिया में भी हमारे सेक्स रेशियो इंक्रीज हुआ है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड फोलेट डेफिशिएंसी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया एंड जिंक डेफिशिएंसी, पर्नीसियस एनीमिया एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अंतर्भूत कारक का अभाव किसका मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू, वो है पर्नीसियस एनीमिया और विटामिन B12 की कमी। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये होता क्या है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 की कमी नहीं होने देता है। ठीक है, तो जब भी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसकी कमी हो जाती है तो ये विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर अगर हम देखें कि ये होता क्या है, तो जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम से कुछ ऐसे, जैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए, जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, कह सकते हैं हम उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, यानी कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये जो पर्नीसियस एनीमिया है, ये विटामिन B12 की कमी है, जरूरी नहीं एनीमिया के कारण ही हो। ये जो है क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता क्या है, इंट्रिंसिक जो फैक्टर है
उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, परनीसियस अनीमिया हो जाता है। जो यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, ठीक है, फ्लैट की कमी से भी होता है और आयरन की कमी से भी होता है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में होता क्या है, जो सेल्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और फोलेट की कमी इसमें रहती है। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में क्या होता है, जो सेल होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, यानी कि जितनी एक्चुअल साइज है उनकी उससे छोटी हो जाती है, इस वजह से इसको माइक्रोसाइटिक अनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि सेल बड़ी हो जाती हैं। जो सिकल, और यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया है, उसमें क्या होता है, जो सेल होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी इन मेटाबोलाइजिंग द डाइटरी इनटेक इज नोन एज। शरीर द्वारा उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहारीय चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज रेशियो कहते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कहते हैं, कार्डियक डिस्चार्ज रेशियो या फिर कार्डियक एक्सचेंज रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। इसको शॉर्टकट में RER कहते हैं, या फिर इसको हम RQ भी कह सकते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, यानी कितना आप जो है ऑक्सीजन ले रहे हो और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो। तो इन्हीं का जो रेशियो होता है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या फिर जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो कहलाता है। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं कि फैट ले रहे हैं कि प्रोटीन ले रहे हैं, यानी कि हमारी जो डाइट है इस पर डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहे हैं तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो, सॉरी, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो होगा 1, ठीक है। अगर हम फैट ले रहे हैं तो फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा 0.7। ये वहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। फिर अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा 0.9, ऑर्गेनिक एसिड ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, और मैलिक एसिड का 1.33 हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड का 4 है और मैलिक एसिड का 1.33 है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, यानी कि जो हम डाइट ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 54 क्वेश्चन है कि अ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आयर जनरली कंसिस्ट ऑफ। आहार की बारंबारिता संबंधी प्रश्नावली में सामान्यतः सम्मिलित होती है। A list of random frequency and food production response categories, a list of random frequencies and food distribution response categories, a list of foods and frequency of buying response categories, या फिर a list of foods and frequency of use oblique ब्रैकेट में कंजप्शन रिस्पॉन्स कैटेगरीज। ठीक है, हिंदी भी देख लेते हैं। यादृच्छिक बारंबारिताओं और खाद्य उत्पादन अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची, या फिर यादृच्छिक बारंबारिताओं और खाद्य वितरण अनुक्रिया की सूची, खाद्य वस्तुओं और क्रम की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की सूची, या फिर खाद्य वस्तुओं और उपयोग या फिर उपभोग की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। तो फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आया, इसको शॉर्टकट में FFQ भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, खाद्य वस्तुओं और उपयोग या फिर उपभोग की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 55 क्वेश्चन है, इफ हाइट ऑफ एन एडल्ट विमेन इज 150 सेंटीमीटर, आइडियल वेट एज कैलकुलेटेड बाय ब्रोकाज इंडेक्स विल बी। यदि किसी वयस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूचकांक द्वारा उसके आदर्श वजन की गणना होगी कितनी? 100 केजी, 75, 50 या फिर 45.5 केजी। तो जो ब्रोका इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है वेट, यानी वेट निकालना हमें, तो वेट इक्वल टू ब्रोका जो इंडेक्स होता है वेट निकालने के लिए होता है। तो इसमें होता है कि वेट इक्वल टू 100 माइनस हाइट। ओके, तो 100 माइनस हाइट कितनी है 150 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 50। ओके,
तो ये है वेट, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 50 kg। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बता दिया। ये किसके लिए होता है ब्रोकास इंडेक्स? ओबेसिटी, ओबेसिटी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम बीएमआई का यूज करते हैं और जो है ओबेसिटी के लिए, उसी तरीके से ब्रोकास इंडेक्स का भी यूज किया जाता है। फिर आता 56 नंबर क्वेश्चन है, इफ एन ओनर ऑफ फूड सर्विस यूनिट टेक्स अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच बट फॉल्स शॉर्ट ऑन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस अप्रोच इज सेलेक्टिव मेथड अप्रोच, मल्टीप्लायर मेथड, सपोर्ट सिस्टम या फिर शॉटगन अप्रोच। हिंदी में देख लेते हैं। यदि खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में कम कार्य प्रदर्शन करता है, कम होगा, तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? चयनात्मक विधि उपागम, गुणक विधि उपागम, समर्थन प्रणालियां उपागम या फिर शॉटगन उपागम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शॉटगन उपागम। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। शॉटगन सॉरी जो शॉटगन, ये मार्केटिंग का है फूड बिजनेस में। शॉटगन मार्केटिंग इन अ नटसेल। शॉटगन मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ अबव द लाइन, यानी कि एटीएल मार्केटिंग होती है, वेर पॉपुलर जो मीडियम होते हैं जैसे कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आर यूज टू मार्केट टू मास ऑडियंस। यानी कि अगर आपको मास ऑडियंस यानी कि अधिक ऑडियंस चाहिए तो उसमें क्या है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो है इन जो भी प्रोडक्ट हैं आपके, ठीक है, तो उनकी शॉटगन मार्केटिंग की जाती है। ओके, दिस टेक्निक ऑफ मार्केटिंग टारगेट्स एज मेनी कंज्यूमर्स एज पॉसिबल, यानी कि अधिक से अधिक कंज्यूमर। ऑल्सो नोन एज मास मार्केटिंग, इसको मास मार्केटिंग भी कहते हैं। द टेक्निक अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ लीड्स दैट ऑन एवरेज माइट बी लोअर क्वालिटी इन नेचर, यानी कि ये बहुत अधिक से अधिक लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और उनको जो है मार्केटिंग के लिए कह सकते हैं कि मोटिवेट करती है, ठीक है, क्योंकि ये अबव द लाइन मार्केटिंग होती है। और इसमें टीवी और रेडियो का यूज, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारी मार्केटिंग टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को फिर एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसको यूज करने लगते हैं। तो इसमें जो है टीवी और रेडियो का यूज किया जाता है, और इसमें जो इनका क्या बोलते हैं टारगेट होता है, वो अधिक से अधिक कंज्यूमर को टारगेट करना होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी इन नेचर, वो लोअर हो सकती है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोबायोलॉजिकल एंटिटी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ पैथोजेंस इन वाटर, अ प्रैक्टिस दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू फूड्स, इज कॉलीफॉर्म, साल्मोनेला, कोयरफॉर्म या फिर प्लाज्मोनेला। जल में पैथोजेंस के एक संकेतक के रूप में सर्वाधिक सामान्यता उपयोग किए जाने का तरीका, जिसका खाद्य पदार्थों में विस्तार किया गया है, जो है यहाँ से ये सारे बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। तो जो कॉलीफॉर्म है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जल में अगर कोई पैथोजन है, ठीक है, पैथोजन का मतलब हो गया जो कि हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है, तो अगर उसके बारे में हमें पता लगाना है तो इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एक संकेतक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में काम करता है, तो वो है कॉलीफॉर्म, ठीक है। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, तो वो अगर मान लीजिए किसी भी वाटर में अगर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद है, तो इसका मतलब है वो पानी प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, ठीक है, यानी कि वो हानिकारक है। तो इस तरीके से पानी के प्रदूषण की जांच करने के लिए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर? विकुना, सीसल, अरामिड या फिर एनिडेक्स। निम्न में से कौन सा पादप रेशा है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सीसल। ये प्लांट फाइबर है, ठीक है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? प्लांट लीव्स, ठीक है, यानी कि पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और इस जो फैमिली है इसकी वो है अगैव फैमिली से ये है, ठीक है। अब यहां पर विकुना की बात करें तो विकुना क्या है? एक एनिमल फाइबर है, ठीक है, ये एनिमल फाइबर है। और ये किससे है? ये लामा फैमिली से। लामा होता क्या है? ये जानवर है, ठीक है। लामा यानी कि एक कैमल की फैमिली होती है, कैमल
फैमिली, ठीक है, कैमल की फैमिली से ही होता है, लामा भी उसी की एक प्रजाति है। तो इनसे जो है एनिमल फाइबर प्राप्त किया जाता है। और ये एक चीज और बता दें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो विकुना है ये सिर्फ जो भी एनिमल है यानी कि जो लामा है कैमल, वो उसको मारने के बाद ही इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसमें एनिमल्स को किल करने के बाद ही इस फाइबर को प्राप्त किया जाता है। यही एक रास्ता होता है। तो जो विकुना है उसमें जो भी जानवर होते हैं उनको किल करके तब जो है फाइबर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अरामिड जो है ये पॉलीएमाइड फाइबर है। पॉलीएमाइड का मतलब हो गया कि ये मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। मैन मेड सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन है, ठीक है, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, वैसे ही जो अरामिड है वो भी मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। और जो एनिडेक्स है ये इलास्टोमेरिक फाइबर है, इलास्टोमेरिक फाइबर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स इज अ वेफ्ट knit फैब्रिक मेड विद knit एंड टक स्टिचेस क्रिएटिंग एन ओपन मैश स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा एक खुली जालीदार संरचना बनाने के लिए बुनाई और टक टकों से बने हुए मानक बुनाई वाला कपड़ा है? तो ये है लकोहटे, या फिर इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लकोस्टे। ठीक है, इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, लकोस्टे ये। ओके, ये राइट आंसर है तीसरा। अब ये होता क्या, लैकोस्टे फैब्रिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लैकोस्टे फैब्रिक होता है ये इस तरीके से, इसमें कहा गया है ना कि मेस लाइक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेट मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये जालीदार संरचना है, ठीक है। अब इसका जो इसके शर्ट आते हैं, टी शर्ट आते हैं, ठीक है, और कपड़े भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक टी शर्ट का एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो ये जो टी शर्ट है ये लैकोस्टे फैब्रिक से बना हुआ है, आप यूज भी करते होंगे इसको। फिर यहाँ पर ये नेक्स्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा कि जो ये है लैकोस्टे फैब्रिक है, यानी कि लैकोस्टे फैब्रिक से जो टी शर्ट बनती है वो इस तरीके की होती है। आपने यूज भी किया होगा, आपके घरों में भी यूज हो रहा होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा, वो लैकोस्टे फैब्रिक है। ओके, चलिए अब इसके अलावा इसमें और भी फैब्रिक का नाम लिया गया है, तो वो मैं देख लेती हूँ पहले क्या क्या है। एनिडेक्स, लेम और लैस्ट्रिक, तो भी देख लेते हैं। एनिडेक्स और ये जो लैस्ट्रिल है, लेम फैब्रिक, ठीक है। तो लेम फैब्रिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो लेम फैब्रिक है वो इस तरीके से होता है, देख रहे हो आप कितनी शाइनिंग है इसमें, और इससे जो ड्रेस बनती है वो इस तरीके की आप देख सकते हो। इस तरह की ड्रेस आपने देखी होगी, मूवीज वगैरह में देखी होगी, टीवी में देखे होंगे, ठीक है, या फिर आप भी यूज किया, आपने भी यूज किया होगा अगर। तो ये जो शाइनिंग वाले होते हैं ये लेम फैब्रिक से बने हुए होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is a closely woven fabric with a pebbly surface produced by a dobby attachment? किसी डॉबी संलग्न द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? बराथिया, बाल्ब्रिगेन, बैंगोलिन या फिर बार्क क्लॉथ। तो यहाँ पर पूछा गया डॉबी संलग्न द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बराथिया। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं बराथिया फैब्रिक कैसे होता है। ये इस तरीके से होता है, जो बराथिया फैब्रिक है ये भी आपने देखा होगा, ये बराथिया फैब्रिक है। जो बार्क क्लॉथ है ये क्या होता है, जो उसके ट्री की बार्क होती हैं, ठीक है, उन्हीं से, ये देख रहे हो ये बार्क है और इनसे बन रहा है फैब्रिक तैयार किया जाता है, इसको बार्क क्लॉथ बोलते हैं। और बैंगोलिन फैब्रिक जो होता है ये इस तरीके से भी शाइनिंग होती है, बैंगोलिन फैब्रिक। और ये बाई शॉप शर्ट, ठीक है, ये भी नेक्स्ट है, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने बराथिया, बाल्ब्रिगेन, बैंगोलिन और बार्क क्लॉथ को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं GOTS स्टैंड्स फॉर। GOTS का पूरा नाम क्या है? ग्रीन ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, ग्रीन ऑर्गेनिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड या फिर ग्लोबल ऑर्गेनिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ओके, आप देखोगे इसमें ज्यादा सारे टेक्सटाइल के ही क्वेश्चन है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं।
फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ मर्सराइज्ड कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप लुक्स। सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोई मर्सरीकृत कपास रेशा का अनुप्रस्थ दृश्य कैसा प्रतीत होता है? किडनी शेप में होता है, राउंड होता है, ट्रायोलोबल होता है या फिर पॉलीगोनल होता है? तो ये होता है राउंड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग फुल स्लीव गैदर्ड ऑन अ नैरो कफ। निम्नलिखित में कौन संकीर्ण कफ पर एकलित लंबी पूर्ण बाहें हैं? ट्यूलिप, बाइशॉप, सैडलर या फिर रैगलॉन? इसका जो राइट आंसर है वो है बाइशॉप। अब यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा दी कि सारे क्या है, ये सारे ही स्लीव्स के टाइप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देख सकते हो आप, बाइशॉप शर्ट है ये, जो उन्होंने बोला है नैरो कफ, यहाँ पर गैदर्ड होते हैं, देखिए गैदरिंग है, प्लीट्स है, गैदर्स भी डाल सकते हैं, यहाँ आगे गैदर्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पर नैरो कफ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है लूज। तो ये है बाइशॉप शर्ट की बाजू, मतलब बाइशॉप स्लीव है। रैगलॉन जो है स्लीव, ये इस तरीके की होती है, ये सीबीटी शर्ट आपने देखी होगी, ये रैगलॉन स्लीव है, हाफ भी होती है, फुल भी रहती है। और ये है सैडलर स्लीव। देखिए, तो रैगलॉन स्लीव और सैडलर स्लीव आपको सेम लग रही होगी, यहाँ पर उसके बीच में भी क्या डिफरेंस है वो हम दिखा देते हैं। ये देखिए रैगलॉन है और ये है सैडलर, ठीक है। रैगलॉन में क्या है, डायरेक्ट यहां से यहां तक है, देख सकते हो, और जो सैडल होता है ये इस तरीके से आता है, यहां पर आता है, फिर यहां पर कटिंग होती है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो रैगलॉन में ये सीधा ऐसे आ रहा है और सैडल में देख लो ऐसे कर्व फॉर्म में आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, रैगलॉन स्लीव में और सैडल स्लीव में। ओके, फिर आते हैं ट्यूलिप स्लीव। तो ट्यूलिप स्लीव जैसे ट्यूलिप होते हैं वैसे ही ये स्लीव्स होते हैं, ठीक है, इनको ट्यूलिप स्लीव्स बोलते हैं। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन एडॉप्शन थियरी? ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डायगोनल या फिर ट्रिकल अप? निम्नलिखित में से कौन सा एक फैशन अंगीकरण सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ट्रिकल डायगोनल। डाउन भी है, अक्रॉस भी है और अप भी है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूं आपको डिटेल में, थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ, तो इसको बोलते हैं फैशन एडॉप्शन थियरी, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर तीन है। ट्रिकल डाउन थियरी जो यहाँ पर लिखी गई है, फिर ट्रिकल अक्रॉस थियरी, और तीसरी होती है ट्रिकल अप, यहाँ पर होता है ट्रिकल बॉटम अप, इसका पूरा नाम है बॉटम अप थियरी। जो ट्रिकल डाउन थियरी है, इसका मतलब क्या है? ट्रिकल डाउन थियरी का मतलब ये है कि इसमें जो भी क्या बोलते हैं, सोशल जो भी स्ट्रेटा होता है, यानी कि समाज में जो पहला इंसान होता है, ठीक है, वो जो है सबसे पहले डिजाइन को जो है एक्वायर करता है, यानी कि हम कह सकते हैं एडॉप्ट करता है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये लोअर लेवल पर जाती है। यानी कि जैसे मान लो कोई स्टाइल आई हुई है, तो पहले जो हाई सामाजिक जिनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो वो पहले उस फैशन को अडॉप्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ये ऊपर से नीचे की ओर जाती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थियरी। ये क्या है? फैशन एडॉप्शन थियरी की बात हो रही है, यानी कि फैशन को एडॉप्ट कैसे किया जाता है। तो पहले ये हायर लेवल पर आता है, कोई भी स्टाइल आता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे लेवल पर आता है सोशियो इकोनॉमिक लेवल के अनुसार। तो इसकी वजह से इसको ट्रिकल डाउन थियरी बोल रहे हैं। ओके, यानी कि फाइनली ये जो जनरल सामान्य लोग हैं उन पर पहुंचता है, पहले हाई लेवल, फिर उससे मीडियम, फिर उसके बाद में लोअर लेवल पर पहुंचता है। जो ट्रिकल अक्रॉस थियरी है, इसमें कहा गया, ये चार्ल्स डब्ल्यू किंग के द्वारा दिया गया है, चार्ल्स डब्ल्यू किंग के द्वारा दिया गया, और ये दिया गया 1963 में ये थियरी दी गई है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बता रहे हैं कि इसमें जैसे कोई स्टाइल आती है, जैसे डाउन में क्या था, पहले अपर लेवल पर जा रही थी, फिर मीडियम, फिर लोअर लेवल, यानी कि जनरल पॉपुलेशन के पास पहुंच रही थी। अक्रॉस में होता क्या है, जैसे कोई फैशन आया, ठीक है, कोई फैशन स्टाइल आई और वो एक ही बार में काफी लोगों पर एक साथ पहुंच गई। आपने देखा होगा कभी कभी कोई नया फैशन आया है, फिर उसके बाद में दूसरे दिन आप मार्केट में जा रहे हो, हर कोई को देख रहे हो उसी टाइप का जो है कपड़ा पहना हुआ है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रिकल अक्रॉस थियरी, यानी कि तुरंत, यानी कि जैसे कि किसी भी स्टाइल, कोई फैशन आया, उसका मास प्रोडक्शन हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में उसका प्रोडक्शन हुआ है, और वो नई स्टाइल जो है जैसे ही मार्केट में आई वैसे ही एक साथ और हर रेंज में है, इस वजह से भी एक साथ सब लोगों के पास पहुंच पा रही है, क्योंकि वो हर रेंज में, इससे कोई स्टाइल आप प्रेजेंट टाइम पर आप देख ही रहे हो, कोई भी फैशन आता है, कोई भी स्टाइल आती है, तो उसका हायर रेंज भी मिल जाता है हमें और लोअर रेंज भी मिल जाता है, तो हर टाइप के लोग उसको पहन सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक बार में जैसे कोई फैशन आया, हर किसी के पास आपको वो स्टाइल दिखाई पड़ेगी, इसी वजह से इसको ट्रिकल अक्रॉस बोल रहे हैं। और जो ट्रिकल अप यानी ट्रिकल बॉटम अप जो थियोरी है, इसका मतलब ये है कि ये जो है एक डॉयल डेन बर्ना बच, ये क्या है, ये न्यूयॉर्क की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है, उसके द्वारा ये थियरी दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोअर इनकम यूथ ग्रुप होता है वो ज्यादा फ्री होता है किसी भी फैशन को अडॉप्ट करने में, किसी भी जो है स्टाइल को, नए स्टाइल को अडॉप्ट करने में, ठीक है, क्योंकि उसमें जैसे उससे ये डर नहीं होता है कि हमें अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है किसी स्टाइल को चुनना है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जैसे अब हायर स्टेटस के लोग जो होते हैं, तो वो जो है चुन चुन करके जो है अपने फैशन मतलब स्टाइल को चुनते हैं जो कि उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग हो, तो फ्री नहीं होते हैं कि हर एक जो है फैशन या फिर स्टाइल को वो अडॉप्ट कर सके। लेकिन जो लोअर लेवल के लोग होते हैं तो वो फ्री होते हैं, वो किसी भी स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिकल बॉटम अप थियरी का जो सिद्धांत है उसका मतलब यही होता है। ठीक है, फिर चलिए अब आते हैं, तो 3 थियरी दी गई है, जो फैशन एडॉप्शन थियरी दी गई है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटरप्रेन्योर। व्यापार के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में किसे उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, होलसेल ट्रेड, रिटेल, एक्सपोर्टर्स या फिर रूरल एंटरप्रेन्योर। इसका जो राइट आंसर है वो है होलसेल ट्रेड। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे लाइट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इनसाइड द रूम इज। कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुणक है, लक्स, चौंध, प्रकाश की तीव्रता या फिर चमक। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है प्रकाश की तीव्रता। फिर आता है 67 क्वेश्चन, एक्ट दैट गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इज। अधिनियम जो उपभोक्ता विवादों से संबंधित है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, MRTP एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो ये कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार डिस्कस हमने किया हुआ है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था 1986 में, पहले ये 1986 में, ठीक है। उसके बाद में ये इसमें जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ है एक्ट 1919 में, नया एक्ट आया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर रेगुलेटर की बात करें तो इसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, और इसमें क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA का फॉर्मेशन किया गया है रेगुलेटर के रूप में। कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो कंप्लेंट कोड बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स यानी कि जो डिफेंडेंट है उसकी ऑफिस लोकेटेड है, वहां पर कंज्यूमर कोर्ट जो है हो सकता है, या वहां पर जो है कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क, यानी कि जो कंप्लेन कर रहा है वो जहां रह रहा है वो अपने यहाँ की कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन को फाइल कर देता है। ठीक है, पहले क्या था, जो सेलर था उसका ऑफिस जहां पर था वहां पर आप कंप्लेन को फाइल कर सकते थे। प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात है तो कोई प्रोविजन नहीं था पहले, कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि सिविल कोर्ट में वो जा सकता था लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अब क्या हो गया है 2019 में, कंज्यूमर कैन सीक
कंपनसेशन फॉर हार्म कास्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब है कि आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसकी वजह से आपको कोई हार्म हो रहा है, ठीक है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप उसकी कंपनी के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा प्रोविजन अब रखा गया है। फिर आता है पेक्यूनियरी जरिस्डिक्शन। इसका मतलब है आर्थिक क्षेत्राधिकार। तो इसमें पहले क्या था कि यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो वहां पर 20 लाख तक ही, यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र का अधिकार था वो 20 लाख तक था। स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक था और नेशनल पर अबव 1 करोड़ था। इतना, यानी कि इस पर जो है कंप्लेन किया जा सकता था अगर 20 लाख तक का अमाउंट है तो। इससे अधिक पर डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे स्टेट और नेशनल का है। प्रेजेंट टाइम पर इसको बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको 1 करोड़ तक कर दिया, यानी कि 1 करोड़ तक के अगर कोई आर्थिक क्षेत्र से कोई आप कंप्लेन है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया जा सकता है। स्टेट लेवल पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक किया जा सकता है और नेशनल लेवल पर अबव 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से अधिक पर आप जो है कंप्लेन कर सकते हो। फिर है ई कॉमर्स की बात करें तो पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अब है ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स, यानी कि अब ई कॉमर्स को ऐड कर दिया गया है। मीडिएशन सेल, कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो है आप सेटलमेंट कर सकते हो, मीडिएशन के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू आप जो है सेटल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो 1986 में आया था ये, और अब जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, 68 नंबर क्वेश्चन है, अ मार्क दैट एंश्योर्स दैट प्रोडक्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, हॉलमार्क, एगमार्क, इकोमार्क या फिर बीआईएस मार्क। मार्क जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पर्यावरण हितैषी है, तो वो है इकोमार्क। इको मतलब इकोलॉजिकल, पर्यावरण संबंधित। हॉलमार्क आपने देखा होगा ज्वेलरी पर होते हैं, गोल्ड पर होते हैं। बीआईएस ये भी ज्वेलरी पर मार्क होते हैं। और जो एजी यानी एग्रीकल्चर मार्क है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पर इसके मार्क्स होते हैं। जैसे जैम जेली वगैरह आता है तो इस पर होते हैं प्रेजेंट टाइम पर। लेकिन आपने देखा होगा कि FSSAI के अंदर में इन सभी को मर्ज कर दिया गया है और अब FSSAI का ही मार्क होता है। फिर फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में कौन प्रबंधन का नियंत्रण कार्य नहीं है? मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट, टेकिंग एक्शन टू करेक्ट परफॉर्मेंस, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस या फिर टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम प्रीवियस स्टेप्स। वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन और इसकी तुलना करना, कार्य निष्पादन को ठीक करने के लिए कार्य करना, कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना, पूर्ववर्ती कदमों को की समीक्षा करना। तो इसमें पूछा गया है जो मैनेजमेंट है उसका, जो प्रबंधन है उसका नियंत्रण कार्य कौन सा नहीं है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, तीसरा, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कार्य निष्पादन के मानक को स्थापित करना। ये मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं है। ओके, और सब तीनों है लेकिन ये नहीं है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है, the environment that includes societal and structural system is large environment, micro, macro या फिर household। परिवेश जिसमें समाज और संरचना संबंधी तंत्र शामिल है, व्यापक परिवेश, लघु, वृहद या फिर घरेलू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहां पर भी मैं इसको दिखा देती हूं आपको पिक्चर के माध्यम से। ये देखिए, अब जो इकोलॉजिकल थियरी दी गई है वो दी गई है किसके द्वारा, ब्रॉन फेन ब्रेनर। यहां पर आप देख सकते हो ब्रॉन फेन ब्रेनर, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने इकोलॉजिकल थियरी दी जिसमें इन्होंने 1 2 3 4 5 सिस्टम बताए, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। अब यहां पर जो माइक्रो सिस्टम है उसका मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूं, ओके, जिससे कि आपको दिखाई पड़े। सिस्टम आपने देख ही लिया कौन कौन से हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो पहला सिस्टम इन्होंने दिया है माइक्रो सिस्टम, उसका मतलब है कि माइक्रो सिस्टम का मतलब है फैमिली, स्कूल, यानी कि एक बच्चे को, टीनेजर्स को लिया गया है, उसके संबंध में बताया गया है कि बच्चे का जो माइक्रो सिस्टम होगा उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, फैमिली होगी, स्कूल होगा, पीयर्स होंगे उसके, पीयर्स का मतलब जो उसके सहपाठी हैं, साथी हैं,
रिलीजियस एफिलिएशंस होंगे, वर्क प्लेस होगा और नेबरहुड होगा। यानी कि जो बच्चा है उसकी जो फैमिली में जितने सदस्य हैं, जो उसका स्कूल है, उसके जो पीयर्स हैं, सहपाठी हैं, या फिर जो उसके दोस्त हैं, जो वर्क प्लेस है, और या फिर जो नेबरहुड है, पड़ोसी हैं, वो जो है माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। फिर जो है मीजो सिस्टम जो है, मीजो सिस्टम में क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ टू माइक्रो सिस्टम इन्वायरमेंट, यानी कि दो माइक्रो सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो मीजो सिस्टम कहलाता है। जैसे कि घर और स्कूल का, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है तो घर, फैमिली और स्कूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो वो मीजो सिस्टम के अंदर में आता है। फिर है एक्सो सिस्टम में इकोनॉमिक सिस्टम आता है, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम। अब ये जो होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन सिस्टम है, ये बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनका बच्चे से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करते हैं, एक्सो सिस्टम जो होता है। ठीक है। मैक्रो सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओवरआर्चिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज, यानी कि समाज के द्वारा जो भी वैल्यूज, बिलीव्स और जो नियम कानून बनाए गए हैं, प्रथाएं बनाई गई हैं, वो सब कुछ मैक्रो सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है। क्रोनो सिस्टम का मतलब है समय के साथ जो भी चेंजेस हो रहा है वो क्रोनो सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो यहां पर जो है ये माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ये 5 सिस्टम जो है ब्रॉन ब्रेनर्स के द्वारा जो इकोलॉजिकल थियरी दी गई है उसमें बताए गए हैं। ओके, चलिए तो यहीं पर हम क्वेश्चन का एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करिए। ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक चीज और बतानी थी कि ये जो भी पीडीएफ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन का, वो हमारा होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही टेलीग्राम पर चैनल है, तो वहां पर जब ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे टोटल, तो हम वहां पर पीडीएफ आपको आंसर के साथ में शेयर कर देंगे। जो भी नोट्स हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो वहां से आप जो है नोट्स फ्री में ले सकते हो, कोई उसका चार्ज नहीं है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो, जैसे भी आप पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।